नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र। आज जो मध्य प्रदेश में एक नई वैकेंसी आई है समूह 5 में, है ना? किसकी? स्टाफ नर्स की, और जो एएनएम की जो भर्तियां होती हैं और पशु चिकित्सा अधिकारी की भर्ती होती है। उस भर्ती का जो रूल बुक आया, उस रूल बुक के बारे में हम लोग आज जानेंगे। एक एक करके सभी चीजों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसकी प्रारंभिक डेट कब है, उसका फीस कितनी है, सिलेबस क्या है, जितना भी चीजें, हर एक चीज आपके मन में कोई भी संदेह नहीं रह पाएगा कि फॉर्म भरते समय कि हम किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आपको सब दिक्कतें दूर हो जाएगी। तो चलिए हम इस वीडियो को से स्टार्ट करते हैं। जो कि देखिए, जो वैकेंसी आई इसमें ईएसबी एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड में आई, कहाँ? मध्य प्रदेश में है। किसकी है? समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, एएनएम, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी व अन्य समकक्ष पदों की सीधी भर्ती व बैकलॉग सीधी भर्ती और संयुक्त भर्ती परीक्षा 2023, है ना? अब इसके बाद क्या है? आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि। अब इसमें आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि कब है? 15/3/2023 से 29/3/2023 तक। 15/3/2023 से 29/3/2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और उसमें आवेदन में संशोधन कब से कब तक कर सकते हैं? 15/3/2023 से 3/4/2023 तक। और इसका जो पेपर होगा, परीक्षा दिनांक व दिन 17/6/2023 से प्रारंभ हो जाएगा, मतलब कि 17 जून से पेपर होगा, है ना? अब इसके बाद परीक्षा शुल्क जो है, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न, है ना? इस बात को ध्यान रखिएगा। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न होगा। केवल सीधी भर्ती बैकलॉग हेतु कोई शुल्क नहीं होगा, है ना? सीधी भर्ती हेतु बैकलॉग के लिए कोई शुल्क नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये देना होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने का पोर्टल शुल्क 20 रुपये देना होगा। मतलब ये समझिए कि जो अभ्यर्थी नए नए फॉर्म भर रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उनको 60 रुपये देना पड़ेगा। जो जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उनको 20 रुपये देना पड़ेगा, है ना? 250 और 500 के एक्स्ट्रा, है ना? अगर आप ओबीसी या एसटी एससी से हैं तो आपको 250 देना ही पड़ेगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा ये चीजें देनी पड़ेगी, है ना? अब आइए देखते हैं ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी है। परीक्षा का दिनांक कब से? 17/6/2023 से प्रारंभ होगा। 2 पाली में पेपर होगा, प्रथम और द्वितीय में। प्रथम प्रातः 7 से 8 बजे के बीच रिपोर्टिंग टाइम होगी, और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 8:50 से 9 बजे तक 10 मिनट, और मेन पेपर होगा 9 से 11 बजे के बीच, 2 घंटे का पेपर होगा, है ना? और इसी तरीके से द्वितीय पाली जब होगी, 1 से 2 के बीच तक रिपोर्टिंग टाइम होगी, और 2:50 से 3 बजे तक आप महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ सकते हैं, और 3 से लेकर 5 तक आपका पेपर होगा, मतलब 2 घंटे का पेपर होगा, है ना? अब इसके बाद अब आप फॉर्म भर दिए हैं, अब आप पेपर देने जाएंगे तो अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। मतलब कि आपका आधार कार्ड बना होना चाहिए, आपका आधार कार्ड पंजीयन होना चाहिए। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। UIDAI के द्वारा सत्यापित होने पर ही ई आधार कार्ड मान्य होगा, है ना? मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा, है ना? अब देखिए, अब इसमें आप पहचान पत्र में वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी ले जा सकते हैं, है ना? हम तो यही कहते हैं कि आप लोग आधार कार्ड ले जाए, क्योंकि आप लोग आधार कार्ड वहां पंजीयन करते हैं। जब बायोमेट्रिक सिस्टम होता है फिर वहां दिक्कत देने लगता है ना? अब ये देखिए, परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। सत्यापन अनिवार्य है ना? अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका के विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, आधार कार्ड के छायाप्रति, आधार नंबर, आधार VID की जानकारी लाने वाले है। वही मैं आपसे बोल रहा था कि आप आधार कार्ड ही ले जाइएगा। परीक्षा में प्रवेश के समय, परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। बायोमेट्रिक सत्यापन के समय आधार अनलॉक होना चाहिए, है ना? आपका आधार अनलॉक होना चाहिए। अब इसके बाद क्या है?
परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉक टेबल्स या नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है ना। अब जो जिसमें येलो वाला लाइन है वो चीज आपके लिए उपयोगी है ना। परीक्षा केंद्र व आवेदक को काला बॉल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हमें प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। मतलब कि प्रवेश पत्र होना चाहिए आपके पास, एक काला पेन होना चाहिए, आपके पास वोटर मतलब कि आपके पास आइडेंटिफिकेशन के लिए एक आईडी कार्ड होना चाहिए, है ना। आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण पीईबी द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्त प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। देखिए, जब आप लोग फॉर्म भरते हैं ना, जो कोई भी डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो उसमें पीईबी द्वारा वो नहीं किया जा सकता, क्या परीक्षण नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता। सिर्फ जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो चीज वहां लगाए पहले आवेदन करते वक्त आपने अपलोड किया है, वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके पास होना चाहिए पहले। मतलब कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, है ना। अतः कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता एलिजिबिलिटी पूर्णतः प्रवर्धित प्रोविजनल होगी, है ना। उपयुक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए, रोजगार पंजीयन होना चाहिए आपका। मध्य प्रदेश के विशेष आदिम जनजात समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भैरिया अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को कार्यपालिक पदों के लिए अपने आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए हार्ड कॉपी में निर्धारित आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक पीईबी को भेजते हुए सीधे संबंधित विभाग को पृथक आवेदन प्रेषित करना होगा। मतलब कि अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको देना पड़ेगा, है ना। पीबी को नहीं भेजना है, पीबी को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य माना जाएगा, पीबी को नहीं भेजा जाएगा। कौन सा? जो लोग आदिम जनजात समुदाय जैसे बैगा सहारिया के लोग हैं, है ना, अकार्यपालिक पदों के लिए अगर भर रहे हैं तब उसका प्रमाण पत्र होना जरूरी है ना। विभाग के पद कार्यपालिक होने की स्थिति में भर्ती है तो आदिम जनजात जैसे बैगा, सहारिया एवं भरिया के अभ्यर्थियों की परीक्षा में छूट का प्रावधान नहीं है, है ना। कोई छूट का प्रावधान नहीं होगा। वे अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा ऑनलाइन आवेदन करें, है। मतलब कि जो लोग आदिम जनजाति के लोग हैं वो लोग अनुसूचित जनजाति में फॉर्म अप्लाई करेंगे, है ना, उनके लिए कोई छूट नहीं होगी। अब आइए देखते हैं इसके आगे, है ना। अहंकारी अंक, है ना। बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने समूहवार निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। मतलब कि इस पेपर में न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50% अंक 50% तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए 10% तक अंकों की छूट देते हुए 40% न्यूनतम अंक होंगे। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक C इतना मतलब कि के अनुसार राज्य शासन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हत अंकों के 10% की छूट प्रदान की गई है ना। किंतु उम्मीदवारों का चयन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनाई गई सूची में मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अब देखिए, इसमें जो है जो अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग में आते हैं उनको 50% अंक लाना जरूरी है, और जो लोग अनारक्षित अभ्यर्थी हैं, है ना, उनको 50% लाना अंक जरूरी है। जो लोग आरक्षित अभ्यर्थी हैं उनको 40% अंक लाना जरूरी है। लेकिन इसके बाद अपने अपने कैटेगरी में आर्थिक रूप से जो कैटेगरी बनाई गई है उसमें मेरिट में आना जरूरी है, तभी आपका नाम लिया जाएगा, है ना। अब देखिए, अब इसमें जो पेपर हो रहा है किसका हो रहा है? समूह 5 का हो रहा है। समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, एएनएम, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी व अन्य समकक्ष पदों की सीधी भर्ती और बैकलॉग सीधी भर्ती हेतु संयुक्त परीक्षा 2023। ये श्रेणी कौन सी है? 33 श्रेणी है ना। अब देखिए, अब इसका जो सिलेबस जो क्या है, समूह 5 का है। प्रश्न पत्र की संख्या 1 है, कुल अंक 100 है। प्रश्न पत्र का विवरण है: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अवरेज।
में टोटल 25 अंक होंगे और तकनीक ट्रेड पर आधारित 75 अंक होंगे। मतलब कि जीएस का जो पेपर होगा, सॉरी जीए का जो पेपर होगा जनरल अवेयरनेस का, वो 25 नंबर का होगा, और जो जिस सब्जेक्ट से आप लोगों ने डिग्री किया है, डिप्लोमा जो भी कुछ किया है, उसमें 75 नंबर का पेपर होगा, है ना। अब देखिए, उन समस्त पदों के लिए जिनके बोर्ड संयुक्त कनिष्ठ सेवा अर्हता परीक्षा कर रहा है, न्यूनतम आयु कितनी है, आयु सीमा कितनी है, 18 वर्ष, और अधिकतम कितनी है, 40 वर्ष है ना। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्गों, विभागों, निगमों, मंडलों, आयोगों, स्वयंसेवी निकायों, होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा के संबंध में समान प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे। आयु सीमा की गणना एक चालू वर्ष की 1 जनवरी अर्थात 1 जनवरी 2023 की ईस्वी में की जाएगी। अब ये समझिए कि मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 45 साल, है ना। और आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से की जाएगी, है ना। ये देखिए, ये अभ्यर्थी की आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। अब देखिए, खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती में भरे जाने वाले पदों के लिए 18 से 40 वर्ष, है ना। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अनपिछड़ा शासकीय निगम मंडल, ये सब के लिए 18 से 45 साल, है। अब देखिए, आपके पास रोजगार पंजीयन होना चाहिए, जरूरी है। प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजात, पुराना नाम जिसका है आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के संवर्ग सहभागी को समान प्रशासन विभाग के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो लोग अंतरजातीय विवाह किए हैं, इन सब के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को समान प्रशासन विभाग की ज्ञापन के लिए 5 वर्ष, मतलब कोई समझे कि हर चीज में 45 वर्ष होना चाहिए मैक्सिमम, किसी भी 45 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे उम्मीदवार जो किसी छंटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उनके द्वारा पहले से की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक 7 वर्ष की अवधि भले हो, ये वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम से करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो, है ना। शब्द छंटनी मतलब किए गए शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति है जो इस राज्य अथवा संगठन इकाई में किसी भी इकाई में अस्थायी हो, है ना। चलो, अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र ऑनलाइन पद्धति भरेंगे, किसी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए विकल्प दे सकेगा, वह अपनी प्राथमिकता उल्लेखित कर सकेगा और विभाग, कार्यपालक और पद के लिए भी अपना अधिमान चिन्हित कर सकेगा, है ना। बोर्ड सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर आवेदित पत्र अनुसार प्रवीण प्रतीक्षा सूची जारी करेगा, है ना। आरक्षण जो होगा, अनुसूचित जनजाति को 20% का आरक्षण मिलेगा, अनुसूचित जाति के लिए 16%, अन्य पेशा को 27%, आर्थिक से कमजोर वर्ग के लिए 10%। परंतु जिला स्तर के पदों पर समान प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा, है ना। अब जो जिलेवार जो सूची बनेगी उस हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा, है ना। और जो लोग दिव्यांग हैं, उनको दिव्यांगजन को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 तथा मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2017 के नियम 12 के तहत प्रत्येक सरकारी स्थापना में सीधी भर्ती के प्रक्रम में भरे जाने वाले द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी की लोक सेवाओं एवं पदों में दिव्यांगों के लिए 6% आरक्षण अनुसार किया गया है। मतलब जो लोग दिव्यांग हैं उनको 6% आरक्षण दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? दृष्टिबाधित और कम दृष्टिबाधित VH में 1.5% का जिनका है ना, बहरे और कम सुनने वालों को, लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिनमें सम्मिलित है,
सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौना पर, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी की विकलांगता एमडी को इन सबको 6% का आरक्षण दिया जाएगा, है ना। मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को मध्य प्रदेश सिविल सेवा तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में आरक्षण नियम 1985 के अनुसार क्रमशः तृतीय श्रेणी के लिए 10% तथा चतुर्थ श्रेणी के लिए 20% 37 आरक्षण प्राप्त होगा, है ना। संविदा कर्मियों हेतु ये लक्ष्य है। प्रत्येक विभाग के भर्ती किए जाने वाले पदों में 20% पर संविदा पद नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेंगे, ना, प्रत्येक विभाग में 20%। किंतु इस नीति के अंतर्गत आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्त प्राप्त कर लेने उपरांत पुनः लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। अगर एक बार आपने उन्हें ज्वाइनिंग कर ली है तो आरक्षण की सुविधा के आधार पर दोबारा आपको नहीं मिलेगा, है ना। सीधी भर्ती के रिक्त पर जिस श्रेणी का है उसी श्रेणी में आवेदक 5 वर्ष का तक संविदा पर नियुक्त रहा हो। मतलब कि आप अगर 5 वर्ष से लगातार किसी भी विभाग में जॉब कर रहे हो और संविदा में हो तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। समझ में आ गई बात को। 5 वर्ष की यह अवधि रिक्त पदों पर आवेदन करने के दिनांक को पूर्ण होना चाहिए, है ना। यह किसी संविदा सेवक के विभिन्न पदों का कार्य किया है तो कुल संविदा को 5 वर्ष का होना चाहिए। मतलब वही 5 वर्ष आपके मिनिमम होने चाहिए नौकरी अगर आपने संविदा में किया है। यात्रा भत्ता, यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शारीरिक रूप से विकलांगता प्रमाणित किया गया हो, वह परीक्षा केंद्र में परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उनके यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यात्रा व्ययों के लिए हकदार होने की दृष्टि से अभ्यर्थी को सरकार के समक्ष सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना होगा, जो स्वप्रमाणित होगा और जिसकी एक प्रति संलग्न करेगा, तभी अभ्यर्थी को यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी। मतलब आप लोग अगर यात्रा भत्ता चाहते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा, है ना। समझ में आ गई बात को। केवल ई भुगतान पद्धति से किए जाने वाले देश दिए गए हैं। मतलब आपको ई भुगतान से ही यात्रा भत्ता दिया जाएगा। सभी संबंधित अभ्यर्थी प्रारूप 2 में, मतलब कि जो पीछे प्रारूप 2 मिलेगा आपके फॉर्म में, मतलब यही रूल बुक में अपना बैंक खाता विवरण, परीक्षा में उपस्थित का प्रमाण इत्यादि आवश्यक रूप से संलग्न कर संबंधित विभाग को प्रेषित करेंगे, मतलब देंगे बैंक अकाउंट। अब आइए चलते हैं क्या और क्या क्या बैंक अकाउंट और परीक्षा में उपस्थिति का प्रमाण कि हाँ भाई एडमिट कार्ड जो कि हाँ भाई हम हैं, है ना। और मतलब कि आपका रिजल्ट क्या बोल सकते हैं उसका टिकट किससे आए हो किससे नहीं आए हो, है ना। मंडल अभ्यर्थी को केवल वह जन्म तिथि स्वीकार करेगा जो हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी या किसी अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र पर लिखित हो। मतलब कि जो 10th के मार्कशीट में आपकी जो जन्म तिथि है वही जन्म तिथि आपके मान्य होगी, है ना। आवेदनों का रद्द किया जाना, ऐसे आवेदन जो अपूर्ण है, जो विहित प्रारूप में नहीं है या जिनके साथ परीक्षा शुल्क नहीं है, रद्द किए जाएंगे तथा मंडल का निश्चय अंतिम होगा। मतलब ये समझिए कि जिन्होंने परीक्षा शुल्क नहीं दिया, फॉर्म भर दिया है लेकिन उनका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण का दावा कर रहा अभ्यर्थी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है समुचित और विधिमान जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। जो लोग अब आरक्षण का दावा कर रहे हैं वो लोग अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे तभी आपको आरक्षण कब मिलेगा, है ना। आरक्षण का दावा कर रहे अभ्यर्थी के पास मध्य प्रदेश के किसी जिले के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र होगा, है ना, तभी आपको आरक्षण मिलेगा, है ना। भर्ती परीक्षा के पद संख्या विभागों के नाम घटाए बढ़ाए जा सकते हैं, है ना। वेतनमान देखो, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक सी में दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80%, तृतीय वर्ष 90% राज्य स्टाइफंड के रूप में देय होगी।
परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतन मानव वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा। मतलब ये समझिए कि ये आपको 3 साल आपको स्टाइफंड मिल रहा है नौकरी करने का। अब परिवीक्षा अवधि अगर आप लोगों ने पूर्ण कर ले तब आपको चौथे ईयर आपको सैलरी दी जाएगी। समझ में आ गई बात को? समूह 5 के अंतर्गत अब देखिए, समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, एएनएम, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी व अन्य समकक्ष पदों की सीधी भर्ती व बैकलॉग सीधी भर्ती है संयुक्त परीक्षा 2023 में। अब हम देखते हैं क्या पद किसमें कितना है ना। श्रेणीवार उपलब्ध पद संख्या है ना, ये इस तरह भर्ती का प्रकार है। सीधी भर्ती में टोटल 3054 पद हैं। इसमें से अनारक्षित है 1387, ईडब्ल्यूएस के 444, अनुसूचित जाति के 460, अनुसूचित जनजाति के 307 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 456, कुल मिलाकर 354 है। और बैकलॉग सीधी भर्ती के अनारक्षित के 0, ईडब्ल्यूएस के 0, अनुसूचित जाति के 216 और अनुसूचित जनजाति के 618, अन्य पिछड़ा वर्ग के 904, कुल कितने 1738 है। अब देखिए कुल मिला के योग है अनारक्षित की 1387, ईडब्ल्यूएस के 444, अनुसूचित जाति के 676, अनुसूचित जनजाति के 925 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 1360 है ना। कुल मिला के 4792 पोस्टें आई हैं। कितना? 4792 पोस्टें है ना। अब इसके बाद पदों का इकाई विवरण है ना। देखिए अब मैं ये नहीं बताऊँ किसकी कितनी सीधी भर्ती कौन से, बैकलॉग भर्ती कौन है, मैं टोटल पद नाम बताऊंगा और ये योग बता दूंगा है ना। देखो स्टाफ नर्स मेल नर्स की टोटल 131 वैकेंसी आई है ना। एएनएम मिडवाइड मल्टीपर्पज वर्कर फीमेल की टोटल 2612 वैकेंसी आई है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 औषधि संयोजन कंपा की 554 वैकेंसी आई है। प्रयोगशाला लैब टेक्नीशियन तकनीक सहायक प्रयोगशाला टेक्नीशियन असिस्टेंट टेक्नीशियन लैब असिस्टेंट के लिए टोटल 363 पोस्टें आई हैं। कनिष्ठ रेडियोग्राफर डार्क रूम असिस्टेंट रेडियोग्राफर टेक्नीशियन की जो है 174 पोस्टें आई हैं। और ओटी टेक्नीशियन की 4 पोस्टें आई हैं। टीबी एंड चेस्ट हेल्थ विजिटर की 4 पोस्टें आई हैं। एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की 1 पोस्ट आई है। और ऑप्टोमेस्टिक रिप्रेक्शनिस्ट नेत्र सहायक की 10 पोस्ट आई है। ईसीजी टेक्नीशियन की 9 पोस्ट आई है। सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी की 747 आई है। डेंटल टेक्नीशियन की 9 आई है। प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक टेक्नीशियन प्रोस्टो टेक्नीशियन की 8 आई है। ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन की 3 आई है। स्पीच थेरेपिस्ट की 4 आई है। रेडियो थेरेपी टेक्नीशियन की 19 आई है। डायलिसिस टेक्नीशियन की 1 आई है। और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की 3 आई है। ड्रेसर ग्रेड 2, ड्रेसर ग्रेड 3, लैब सहायक, डार्क रूम सहायक, सहायक पट्टी बंधक, लैब अटेंडेंट, ओटी अटेंडेंट, डिसेक्शनल हॉल अटेंडेंट की 135 पोस्टें आई हैं। और ईईजी टेक्नीशियन की 1 पोस्ट आई हैं। कुल मिलाकर 354 पोस्टें 4792 पोस्टें आई हैं। कितना? 4792। ये देखिए है ना, आपको बता दिया। अब आइए चलते हैं विभागवार पदों का विवरण है ना। मैं सिर्फ इधर विभाग के नाम बताऊंगा और कुल वैकेंसी बता दूंगा है ना। देखिए संचालनालय कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं मध्य प्रदेश इंदौर में जो आई है, इंदौर में वो टोटल स्टाफ नर्स की 77 पोस्टें हैं। मिडवाइफ की 34 पोस्टें हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की 40 पोस्टें हैं। ड्रेसर की 18 पोस्टें हैं। प्रयोगशाला सहायक की 9 पोस्टें हैं। कनिष्ठ रेडियोग्राफर की 1 पोस्टें हैं। ओटी टेक्नीशियन की 1 पोस्टें हैं। एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की 1 पोस्टें हैं है ना। और इसी के साथ संचालक कमला नेहरू चिकित्सालय गैस राहत भोपाल में स्टाफ नर्स की 52 पोस्टें हैं। ऑप्टोमेस्ट्रिक की 1 है। लैब टेक्नीशियन की 8 है।
लैब टेक्नीशियन की 1 है, रेडियोग्राफर के 7 है, नेत्र सहायक की 3 है, ओटी टेक्नीशियन की 3 है, ईसीजी टेक्नीशियन की 1 है, लैब सहायक की 3 है, डार्क रूम सहायक की 5 है, डार्क रूम सहायक की 1 है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की 7 है, ड्रेसर ग्रेड की 4 है, मल्टीपर्पज वर्कर फीमेल की 2 है, तकनीक सहायक की 4 है, ड्रेसर ग्रेड की 1 है, ओटी सहायक की 2 है ना। इस तरीके से कहाँ कमला संचालक कमला नेहरू चिकित्सालय भोपाल में, अगर आपको भोपाल में जॉब करनी है तो। कौशल विकास संचालय मध्य प्रदेश भोपाल में, मध्य प्रदेश जबलपुर में। इनमें से औषध संयोजन की 13 है, पट्टी बंधक की 14 है, फार्मासिस्ट ग्रेड की 222 है, फार्मासिस्ट ग्रेड की 250 है, रेडियोग्राफर की 91 है, रेडियोग्राफर की 49 है, प्रयोग हाँ सॉरी, और संचालनालय नहीं, एक मिनट मैं एक गलती कर दिया हूँ। कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश जबलपुर में औषध संयोजन की 13 है, पट्टी बंधक की 14 है ना। अब इसी के साथ संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश भोपाल में फार्मासिस्ट ग्रेड की 222 है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की 250 है ना, और रेडियोग्राफर की 95 है, रेडियोग्राफर की 49 है, और प्रयोगशाला तकनीशियन की 256 है, और प्रयोगशाला तकनीशियन की 109 है, एएनएम की 1322 है, और एएनएम की 1254 है। ये बैकलॉग है, सीधी भर्ती है ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जहाँ 2 शब्द रिपीट हो रहे हैं तो सीधी भर्ती बैकलॉग देख लीजिएगा, है ना, ये चीजें। और संचालनालय पशुपालन मध्य प्रदेश भोपाल में सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी की 747 पद आए हैं। जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल में लैब टेक्नीशियन की 1 है, मेल नर्स की 2 है ना। अब इसी के साथ प्राथमिकता अच्छा श्रीमंत राजमाता विजया राजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी में फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की 3 है, टेक्नीशियन असिस्टेंट की 3 है, ड्रेसर ग्रेड की 3 है, टेक्नीशियन की 1 है। अब इसी के साथ नंद कुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा में रेडियोग्राफी टेक्नीशियन रेडियोग्राफर की 3 है, डेंटल टेक्नीशियन की 3 है, डार्करूम असिस्टेंट की 1 है, टीबी एंड चेस्ट डिसीज हेल्थ विजिटर की 1 है, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक टेक्नीशियन की 1 है, टेक्नीशियन असिस्टेंट की 6 है, टेक्नीशियन की 9 है, लैब अटेंडेंट की 14 है, लैब अटेंडेंट दिव्यांग हेतु 2 है, ड्रेसर की 5 है। महात्मा गांधी स्मिथ शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में ऑप्टोमेट्रिक की 1 है, ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन की 1 है, ईसीजी टेक्नीशियन की 4 है, लैब असिस्टेंट की 1 है, रेडियोग्राफर टेक्नीशियन की 4 है, रिफ्लेक्शनिस्ट की 1 है ना। अब आइए चलते हैं किसमें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में, है ना। डायक रूम असिस्टेंट की 1 है, लैब अटेंडेंट की 21 है, ओटीडी अटेंडेंट की 5 है ना। ये मैं थोड़ा यहाँ गलती कर दिया हूँ, थोड़ा आप लोग समझ जाइएगा, है ना। और बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय में एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की 2 है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की 1 है, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की 7 है, डेंटल टेक्नीशियन की 2 है, और रेडियोग्राफी टेक्नीशियन की 4 है, डायक रूम असिस्टेंट की 1 है, स्पीच थेरेपिस्ट की 2 है, टीबी एंड चेस्ट डिसीज हेल्थ विजिटर की 1 है, स्पीच थेरेपिस्ट की 2 है, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया में स्पीच थेरेपिस्ट की 2 है, रेडियोग्राफर टेक्नीशियन की 6 है, डेंटल टेक्नीशियन की 4 है, डार्क रूम असिस्टेंट की 3 है, टीबी एंड चेस्ट डिसीज हेल्थ विजिटर की 2 है ना। और इसी के साथ लैब अटेंडेंट की 29 है, फार्मासिस्ट ग्रेड की 19 है, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक टेक्नीशियन की 2 है, ईसीजी टेक्नीशियन की 3 है, डिटेक्शन हॉल अटेंडेंट की 4 है, टेक्नीशियन असिस्टेंट की 21 है, टेक्नीशियन की 26 है, रिफ्लेक्शनिस्ट की 1 है, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की 2 है ना। और इसी के साथ शासकीय शासी गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में ऑप्टोमेट्रिक की 3 है, ईसीजी टेक्नीशियन की 1 है, ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन की 2 है, टेक्नीशियन की 5 है, ईसीजी टेक्नीशियन की 1 है, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की 10 है, रेडियोग्राफर की 3 है, पोस्टो टेक्नीशियन की 2 है, डायलिसिस टेक्नीशियन की 1 है, लैब असिस्टेंट की 3 है, लैब अटेंडेंट की 4 है। कुल मिला के 4792 पद आ चुके हैं, है ना।
कितना 4792 पद तो का योग हो चुका है। अब देखिए किस किस डिपार्टमेंट है ना, कहाँ का आई है। संचालनालय कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं मध्य प्रदेश इंदौर में, संचालनालय कमला नेहरू चिकित्सा गैस राहत भोपाल में, कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश जबलपुर में, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश भोपाल में, संचालनालय पशुपालन मध्य प्रदेश भोपाल में, जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल में, और श्रीमंत राजमाता विजय राजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी में, और नंद कुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा में, और महात्मा गांधी स्मृत शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में, बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय में सागर में, और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया में, और शासकीय स्वशासी गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में। इतनी पोस्टें आई हैं इस विभाग में, है ना, इस कॉलेज महाविद्यालय में। अब चलते हैं इसके आगे, विभाग व रिक्त पदों की आरक्षण तालिकाएं, है ना। आप लोगों को तो बता दिया हूं कि भाई कितनी पोस्टें आई हैं। अब ये समझिए कि स्टाफ नर्स के लिए मैं अब यहाँ क्या बताऊंगा, ये क्या बोलते हैं, जो आरक्षण दिया गया महिला के लिए, संविदा कर्मी के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए, सब चीज़ के, अब ये चीज़ मैं नहीं बताने वाला। अब यहाँ मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि स्टाफ नर्स के लिए कुल पद और इसकी वेतनमान कितनी है, और क्या बोलते हैं न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है ना, ये चीजें बताने वाला हूं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। संचालनालय कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं इंदौर मध्य प्रदेश में, है ना। स्टाफ पोस्ट कोड क्या है, 1 है। सीधी भर्ती स्टाफ नर्स कुल 77 पद, जिसमें से वेतनमान 28,700। इसका दूसरा बना दें क्या वीडियो यार, है ना। चलो मैं इसका दूसरा वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी में बना दूंगा, किसमें पूरा डिटेल वैकेंसीज का, है ना। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, है ना, 18 किसमें, हाँ इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। धन्यवाद।